एल्कलाइन अर्थ मेटल हम लोग कर रहे थे। इसमें हमने कार्बाइड की रिएक्शन, लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन, इनकी बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं इनके ऑक्साइड, इनके हाइड्रोक्साइड कैसे बनते हैं और किसका नेचर कैसा होता है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि अगर ऑक्साइड की बात करो तो ऑक्साइड किस तरीके से बनेगा, क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है। क्यों? क्योंकि NH2 होता है लास्ट में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं और इसको ये रिमूव करके अपने अंदर से निकाल के M+2 बना लेता है। इसकी वजह से जब ऑक्साइड बनेगा तो ऑक्साइड आपको पता है O-2 होता है, ऑक्साइड आयन। तो यहाँ +2 यहाँ -2, तो ऑक्साइड जो बनते हैं वो कुछ इस तरीके के बनते हैं, एमओ टाइप के। इतनी बात क्लियर है सबको? किस तरीके का ऑक्साइड बनेगा? एमओ। दूसरा, इस रिएक्शन से ऑक्साइड बेरिलियम बनाता है, मैग्नीशियम बनाता है और कैल्शियम बनाता है। इसके बाद बात की जाए, अगर इनके हम कार्बोनेट ले लें तो भी इससे भी ऑक्साइड बन सकता है। कैसे? इसको हीट अप कर दो। जब हीट अप करोगे तो कार्बोनेट ब्रेक हो जाएगा CO2 में और ऑक्साइड बन जाएगा इसका। ये बेरिलियम के केस में भी बनता है, मैग्नीशियम का भी कार्बोनेट, कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का, बेरियम का, मतलब सबके कार्बोनेट ये रिएक्शन देंगे। किसी के भी कार्बोनेट का अगर हीटिंग दिया हुआ है तो आपको समझना क्या है कि उसका ऑक्साइड बनेगा और CO2 रिलीज होगी। इसके बाद बात की जाती है कि केवल BeO को अगर हम देखें और बाकी ऑक्साइड्स को देखें, MgO को देख लो, CaO को देख लो, SrO को देख लो, BaO को देख लो, इन सब ऑक्साइड को अगर हम देखें तो BeO को केवल छोड़ दो आप, तो बाकी सबके जो स्ट्रक्चर होते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा रॉक सॉल्ट की तरह। रॉक सॉल्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी तरह क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। अब बेरिलियम का आपको पता है कि बेरिलियम में एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं और बेरिलियम के ज़्यादातर कंपाउंड क्या होते हैं? कोवेलेंट होते हैं नेचर में। हाँ, और ये बाकी इनके जो होंगे कंपाउंड, ये कैसे होंगे? आयनिक होंगे। तो कहीं पे भी आयन की बात अगर होती है ना, तो आयन से आप याद रखेंगे कि आयंस में टेंडेंसी होती है क्रिस्टल फॉर्मेशन की, और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट में मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स में क्रिस्टल फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम होती है। मॉलिक्यूल्स से भी बनता है, लेकिन अगर कहीं पे कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रोमिनेंट है तो वहाँ पे थोड़ा सा क्रिस्टल फॉर्मेशन बनने की टेंडेंसी कम होगी। तो यहाँ पे अगर देखो तो BeO भी कोवेलेंट होता है और ये सारे आपके आयनिक होते हैं। अब आपको क्वेश्चन बनाया जा सकता है, 5-6 कंपाउंड दे दिए जाएं और उसमें से कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड आपको अलग करने हो। दूसरी चीज आपका, जैसे अब BeO की बात कर लो, इसको हम बोल रहे हैं कोवेलेंट, और बाकी जितने भी हैं आपके CaO, MgO, SrO, BaO, बाकी जो भी हैं इसके ऑक्साइड, इनको हमने बोला आयनिक। ठीक है? तो आजकल इससे दूसरे MgO में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा लेकिन इसमें आयनिक कैरेक्टर भी होता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन जब BeO की बात करते हैं तो BeO प्योर कोवेलेंट होगा। अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनाए जा रहे हैं। आपको जैसे किसी कंपाउंड को बोल दिया गया कि ये तो कोवेलेंट है और ये आयनिक है। अब क्वेश्चन कोवेलेंट आयनिक से नहीं फॉर्म किया जा रहा है। क्वेश्चन कैसे फॉर्म किया जा रहा है?
जो केमिकल बॉन्डिंग में एक थ्योरी बताई थी आपको, लाइक डिजॉल्व लाइक बताया था। मतलब अगर आयनिक कंपाउंड है तो वो किस में डिजॉल्व होगा? डिजॉल्व इन आयनिक सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे मान लो वाटर है, वाटर आयनिक सॉल्वेंट है, H+OH-, या इसी को बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अगर कंपाउंड कोवेलेंट है तो कोवेलेंट कंपाउंड किस में डिजॉल्व होगा? लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब आयनिक आयनिक में डिजॉल्व हो रहा है तो कोवेलेंट किस में डिजॉल्व होगा? नॉन पोलर में। डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब नॉन पोलर में ज्यादातर ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो लिए जाते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं। ठीक, क्लियर है बात? अभी रिसेंट में 2020 या 21 का क्वेश्चन था या 19 का था, इन तीनों में से किसी एक ईयर का क्वेश्चन था। उसमें करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऐसे करके पूछा गया था, और उसमें बेरिलियम के ऑक्साइड को लिखा गया था। स्टेटमेंट क्या था? 4 स्टेटमेंट थे, जिसमें से एक स्टेटमेंट क्या था वो मैं बताती हूँ आपको। लिखा था BeO इज डिजॉल्व, नहीं, लिखा था BeO इज नॉट डिजॉल्व इन pyridine। ये pyridine जो होता है ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। तो अगर इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो तो आपको मैंने बताया BeO कैसा है? कोवेलेंट है, तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा ना। और pyridine को मैंने बताया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो ये pyridine में डिजॉल्व होना चाहिए। यस और नो? ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट गलत हो गया, सही हो गया? गलत हो गया ना, क्योंकि ये बोल रहा है नॉट डिजॉल्व, तो ये इनकरेक्ट है। करेक्ट तो नहीं हुआ, ऐसे ही 3-4 और बनाए थे। कहने का मतलब, बताने का मतलब बस इतना था कि एक एक आपको स्टेटमेंट बताया जाता है, एक रूल बताया जाता है, और उस रूल के अकॉर्डिंग आपको सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट भी पूछ सकते हैं, रीजन असर्शन काइंड ऑफ भी बना सकते हैं, ऐसा। अब अगर बात की जाए तो BeO आपका, BeO जो होगा ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, और यहाँ पे अगर हम लिख लें BeO इज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, वाटर पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें डिजॉल्व नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा क्या? BeO इज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, क्योंकि BeO कोवेलेंट है तो आयनिक में क्यों डिजॉल्व होगा? आयनिक में, पोलर में डिजॉल्व नहीं होगा। पोलर सॉल्वेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल वाटर होता है। ठीक, अब बात करते हैं हाइड्रोक्साइड की। हाइड्रोक्साइड किस टाइप का बनेगा? MOH होल ट्वाइस, ऐसा ही बनेगा हाइड्रोक्साइड। कैसे बनेगा? मेटल ले लिया, वाटर से रिएक्शन करा रहे, MOH होल ट्वाइस बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कौन कौन देगा इस रिएक्शन को? कैल्शियम देगा, स्ट्रोंशियम देगा, बेरियम देगा। ठीक है, अब कैल्शियम का जो ऑक्साइड होता, कैल्शियम जो होता है, अगर इससे हम ऐसे रिएक्शन कराएं तो ये बनाता है CaOH होल ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है।
एक बार इससे भी मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया है सेम रिएक्शन से। कैसे? इन्होंने बोला 20 ग्राम कैल्शियम लिया है हमने, तो और उसको वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं, और पूछा जा रहा है आपसे कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस। ठीक है, कर लेंगे क्वेश्चन ये। कर लेंगे ये क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन है, ये रिएक्शन गिवन है आपको, और आपको बोल रहे हैं ये रिएक्शन गिवन है, कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर से, CaO छोड़ ट्वाइस और H2 बनाता है, और आपको बोल रहे हैं 20 ग्राम कैल्शियम दिया हुआ है, वो रिएक्ट कर रहा है वाटर से, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, तो बैलेंस रिएक्शन देख लेते हैं, है नहीं है। कैल्शियम 1 है, इधर भी 1 है, इधर आपके हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे देखो 2 और 2+4, ऑक्सीजन देखो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो रिएक्शन तो बैलेंस है। अब बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखो, अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल यूज होगा, ये 1 मोल बनेगा, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखना होता है हमें। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यही तो है। अब आपको पता है किसी एलिमेंट का अगर 1 मोल है तो इसका मतलब उसका 1 मोल का मतलब होता है कि उसका मास अगर निकालो तो मोलर मास होता है। कैल्शियम का मोलर मास 40 आता है, तो अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि 40 ग्राम, इसका मतलब 1 मोल अगर आप कैल्शियम लेते हो तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है 1 मोल। ठीक है, ये तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन है। अब 20 ग्राम क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, तो 20 ग्राम अगर आप लेते तो हाफ मोल हो जाएगा कैल्शियम। अब भाई 40 से अगर 1 मोल प्रोड्यूस हो रही है तो आधा ले लिया तो हाफ मोल हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन का। ऑप्शंस ऐसे दिए हुए थे 0.5, 1, 1.5, नन ऑफ दीज। हाँ, 0.5 हो जाएगा, 0.5 मोल। क्लियर है सबको? मोल कॉन्सेप्ट से इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं बन सकता, और ये इजी क्वेश्चन किसी ईयर में मेंस में आया हुआ। ठीक है, अब देखो इनके जो ऑक्साइड होते हैं, इन ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्लैकिंग। स्लैकिंग बोलते हैं क्या, किसको? ऑक्साइड ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट reacted with वाटर, इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्लैकिंग। अगर मान लो कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं तो इससे रिएक्शन कराते हैं, तो क्योंकि इसको क्विक लाइम बोलते हैं हम कैल्शियम को, ऑक्साइड को, तो इससे बनता है CaOH होल ट्वाइस, और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोला जाता है स्लैकिंग ऑफ लाइम। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है स्लैकिंग ऑफ लाइम। रिएक्शन बैलेंस है, देख लीजिए। कहाँ बैलेंस है? किसने बोला ये सवाल? पक्का से बैलेंस है, ध्यान से देखो। 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 1 कैल्शियम है, सही है, ठीक है, बैलेंस है भाई।
अब बात की जाए कि इसके जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो हाइड्रोक्साइड, जैसे मान लो आपको हाइड्रोक्साइड बनाने हैं तो आप बेरिलियम का क्लोराइड ले लो, इसकी बेस से रिएक्शन करा दो तो ये बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड बना लेता है, NaCl अलग हो जाता है। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम का ले लो कोई सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट ले लो, NaOH से रिएक्शन करा दो तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और यहाँ पे Na2SO4 बन जाएगा। याद क्या रखना है हमें इस रिएक्शन में? रिएक्शन तो सिंपल सा है, कुछ खास बात ऐसी है नहीं। यहाँ पे बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बनेगा, यहाँ मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बनेगा। पीपीटी ये जो बनते हैं ये आपका अगर BeOH होल ट्वाइस को देखा जाए तो BeOH होल ट्वाइस होता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक जैसे ही वर्ड आ गया इसका मतलब ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी रिएक्ट करेगा, मतलब ये बेसिक नेचर का भी होगा, एसिडिक नेचर का भी होगा, दोनों तरीके के रिएक्शन ये शो करेगा। एम्फोटेरिक बोलते ही रिएक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ, ये दिमाग में आ जाना चाहिए। कैसे कैसे रिएक्शन होगी, क्योंकि एम्फोटेरिक नेचर का रिएक्शन है तो कहीं पूछा जा सकता है। BeOH होल ट्वाइस ले लिया, एसिड में HCl ले लेते हैं, इससे रिएक्शन कराते हैं। जब HCl से रिएक्शन कराएंगे BeCl2 बना देगा, वाटर अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन शो करता है क्योंकि एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो ये शो कर रहा है कि ये बेस है। अब बेस से करवा देते हैं, BeOH होल ट्वाइस ले लिया और NaOH से करवा दिया। जब NaOH से करवाएंगे और ये रिएक्ट करेगा तो इसका मतलब ये एसिड की तरह काम कर रहा है क्योंकि बेस से रिएक्ट कर रहा है। जब एसिड की तरह काम करता है तो क्या बनाता है, Na2BO2 प्लस 2H2। इसको हम बोलते हैं सोडियम बेराइलेट। ये शो कर रहा है BeOH होल ट्वाइस का एसिडिक नेचर, ये रिएक्शन शो कर रहा है BeOH होल ट्वाइस का बेसिक नेचर। अब दोनों नेचर शो कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, एम्फोटेरिक। क्लियर है? अब इसी रिएक्शन को, सेम रिएक्शन को अगर कोई और OH माइनस है या अगर हम सिंपल Na को हटा दें केवल OH के टर्म्स में लिखें तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। यही सेम रिएक्शन है, इसको हम Na को हटा करके लिख रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है BeOH होल 4, कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं इसको, -2। ये रिएक्शन भी एसिडिक नेचर को शो करता है। इसको बोलते हैं बेराइलेट। हाँ जी बोलो। पहले वाला भी, ये भी एसिडिक दिखा रहा है और ये भी एसिडिक दिखा रहा है। ठीक है, ये जिसमें क्लोराइड बन रहा है ये बेसिक नेचर को दिखा रहा है क्योंकि एसिड से रिएक्शन कर रहा है ना। रिएक्शन किससे हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। सॉल्ट बना रहा है, यहाँ भी सॉल्ट बन रहा है, यहाँ भी सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन में हम क्या पढ़ते हैं, एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, यही तो पढ़ते हैं हम लोग। तो इस रिएक्शन में एसिड से रिएक्ट कर रहा है इसलिए ये बेस है, इस रिएक्शन में बेस से रिएक्ट कर रहा है इसलिए ये एसिड है, इस रिएक्शन में भी ये OH माइनस से रिएक्ट कर रहा है, बेस से कर रहा है इसलिए ये एसिड है। क्लियर? यस और नो? अब जैसे मान लो BeOH होल 4 -2 है,
ठीक है। चैप्टर एल्कलाइन अर्थ मेटल से भी क्वेश्चन बनाना है और बॉन्डिंग से भी क्वेश्चन बनाना है, दोनों से कंबाइंड क्वेश्चन बनाना है। तो क्या बेराइलेट आयन पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है आराम से, बेराइलेट आयन के स्ट्रक्चर पे कोई क्वेश्चन बना सकते हैं। बोल सकते हैं बेराइलेट में बेरियम के ऊपर आप लोन पेयर बता दो, या बेराइलेट आयन के स्ट्रक्चर में टोटल लोन पेयर बता दो। बता पाओगे? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। कैलकुलेट टोटल नंबर, आजकल ऐसे क्वेश्चन खूब आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन बेराइलेट आयन। बेराइलेट आयन है BeOH होल 4 -2 चार्ज। इसका पहले स्ट्रक्चर बनाइए ध्यान से, फिर लोन पेयर सारे के सारे ऐड करिए, और कितने लोन पेयर है वो आपको आंसर देना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? पहले आप ट्राई करेंगे, फिर मैं बताऊंगी। अब बात करी जाती है कि ये जो बेस हैं, जैसे BeOH होल ट्वाइस ले लो, Mg, कंपैरेटिव क्वेश्चन खूब आ रहे हैं, तो कहीं पे भी कंपैरिजन दिखाई दे तो उसको हम लोग ध्यान से करते हैं। MgOH होल ट्वाइस ले लिया, फिर CaOH होल ट्वाइस ले लिया, सबके हाइड्रोक्साइड ले लिया। ठीक है? तो अगर बात की जाए कि बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम नीचे आते हैं तो क्या होगा, तो अगर देखो तो B+2 से अगर हम Ba+2 की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, या आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है, कह सकते हैं ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन प्रॉपर्टी बेरिलियम टू बेरियम इंक्रीज करती है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर अगर इंक्रीज करेगा तो बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा, या मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। तो बेसिक कैरेक्टर नीचे से ऊपर की तरफ बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक। अब एक और चीज आती है, इसमें पूछा जाता है कि यहां से टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो लैटिस एनर्जी के बारे में क्या होगा, या लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी। तो टॉप टू बॉटम अगर आओ तो आप देखो बेरिलियम का साइज छोटा है, हाँ डिक्रीज करेगी। B+2 का साइज अगर देखो तो स्मॉल है, और Ba+2 का साइज अगर देखो इधर से इधर जाओ तो बिग हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है? अब साइज जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे लैटिस उतना कॉम्पैक्ट नहीं रह जाता है। साइज जब छोटा होगा और कोई आयन अगर लैटिस बना रहा है तो छोटे साइज वाला आयन बहुत अच्छा लैटिस बनाता है, लेकिन अगर साइज बड़ा होता जाता है आयन का तो उसका लैटिस उतना अच्छा कॉम्पैक्ट नहीं बनता, और जब लैटिस उतना अच्छा नहीं बनता है तो उसकी लैटिस एनर्जी अपने आप डिक्रीज करती है। ठीक है? तो अगर लैटिस एनर्जी की बात करो तो साइज बढ़ रहा है, इसलिए लैटिस एनर्जी तो करेगी डिक्रीज, बेसिक कैरेक्टर करेगा इंक्रीज। अब तीसरी एक और चीज डिस्कस की जाती है यहाँ पे कि अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें वाटर में, मान लो हम इसको डिसॉल्व करना चाहते हैं इन सबको एक एक करके, तो व्हाट अबाउट सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड टॉप टू बॉटम अगर हम आ रहे हैं BeOH होल ट्वाइस से नीचे की तरफ आते हैं BaOH होल ट्वाइस तक, तो लैटिस एनर्जी तो कम हो रही है, तो सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या होगा। अच्छा देखो, जब भी लैटिस एनर्जी कम हो, जब भी लैटिस एनर्जी डिक्रीज करती है तो इसका मतलब कि लैटिस उतना कॉम्पैक्ट नहीं है।
अब अगर वो उतना कॉम्पैक्ट लैटिस नहीं है तो उसका हाइड्रेशन हो जाता है इजी. इट मीन्स हाइड्रेशन बिकम्स इजी. हाइड्रेशन बहुत इजी हो जाएगा. और हाइड्रेशन अगर इजी होने लगा तो अपने आप सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है. और ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये दोनों अपोजिट चलते हैं. लैटिस एनर्जी को बढ़ाते जाओ, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी और सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाएगी. मतलब लैटिस एनर्जी और सॉल्युबिलिटी दोनों क्या होंगे? अपोजिट चलेंगे. लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होंगे? अपोजिट चलेंगे. क्लियर होती है बात? मतलब आयन का साइज बढ़ाते जाओ तो क्या होगा? आपका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी ऐसे केसेस में, हाइड्रोक्साइड के केसेस में. क्योंकि यहाँ पे लैटिस उतना कॉम्पैक्ट अब रह नहीं गया. और अगर लैटिस कॉम्पैक्ट नहीं है तो सॉल्युबल करना इजी हो जाता है, आराम से हाइड्रेशन हो जाता है. अब अगर बात करें हम लोग हैलाइड की, तो हैलाइड कैसे बनते हैं? हैलोजन से रिएक्ट करा दो, सीधे सीधे हैलाइड ऐसे बन जाएंगे. ये देखने से लग रहा है, ऐसे इतना इजीली बनते नहीं है. बनेंगे कैसे? HX से रिएक्शन करवाओ, तब बनेगा MX2 और हाइड्रोजन गैस निकलेगी. जैसे मान लो Mg है हमारे पास, 2HCl से रिएक्शन कराया तो MgCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ठीक है. कार्बोनेट को ले लो, कार्बोनेट को अगर इन्हीं एसिड से रिएक्शन करवा दो तो एक प्रोडक्ट CO2, कार्बोनेट को लेते हैं तो ज़्यादातर रिएक्शन से एक प्रोडक्ट CO2 बनता है, H2 और MCl2 बन जाएगा. जैसे मान लो हमने ले लिया CaCl2, CaCO3 ले लिया. तो रिएक्शन कैसे होना है? यहाँ पे CO2, वाटर और CaCl2. क्लियर होती है बात? यस और नो? अब अगर बात की जाए सबके क्लोराइड की, जैसे मान लो BeCl2 को ले लो, MgCl2 को ले लो, फिर CaCl2 को ले लो, SrCl2 को ले लो और BaCl2 को ले लो. इन सब में अगर हम देखें तो इन सब में BeCl2 कोवलेंट नेचर का होगा. और अगर BaCl2 को देखो तो ये आयनिक होगा नेचर में. अब कोई चीज अगर आयनिक है तो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगी, और कोई चीज अगर कोवेलेंट है तो वाटर में कम सॉल्युबल होगी. क्या? ठीक है. तो क्या होना चाहिए सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर अगर वाटर में बोले तो? राइट टू लेफ्ट अगर हम जाएं तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज? मतलब BaCl2 से BeCl2 की तरफ जा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है. अच्छा. और अगर हम बोले आयनिक कैरेक्टर तो क्या हो रहा है?
लेफ्ट टू राइट बताओ, लेफ्ट टू राइट आयनिक कैरेक्टर, और कोवेलेंट डिक्रीज कर रहा है। ठीक, अब देखो ये जो भी हाईलाइट है इनका आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर तो हमने देख लिया। लेकिन अगर हम बात करें इनका हाइड्रोलिसिस की टेंडेंसी को, तो हाइड्रोलिसिस की टेंडेंसी कुछ हमें ऐसे दिखाई देती है। BeCl2, MgCl2, CaCl2, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है SrCl2, और ये आ जाता है BaCl2। तो ये जो थोड़ा अलग सा ऑर्डर है ये ऐसा क्यों आया होगा, सोचो जरा। एक बार के लिए सोचिए ध्यान से कि ऐसा जो ऑर्डर आया ऐसा क्यों आया। हाइड्रोक्साइड में अलग तरीके की चीज देखी थी हमने, है ना, सॉलिबिलिटी के बारे में। ऊपर से नीचे आ रहे थे तो सॉलिबिलिटी बढ़ रही थी, है ना। और क्लोराइड में देखो, क्लोराइड में अगर हाइड्रोलिसिस की टेंडेंसी देखें तो क्या दिखाई दे रही है। ऐसा ऑर्डर क्यों आया होगा, सोचो एक बार के लिए। क्या चेंज दिख रहा है। जब भी किसी चीज का रीजन पूछा जाए तो उसमें थोड़ा ध्यान दिया करो कि क्या चेंज है, चीजों में क्या चेंज है। कि ये टेंडेंसी चेंज है। अच्छा देखो, बी से mg पे जाओ तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज कम हो रहा है। लैटिस एंथैल्पी की वजह से क्या बन सकता है, सोचो। BCl2 कहाँ पोलर है, BaCl2 पोलर है। BCl2 तो कोवेलेंट है। BaCl2 ये आयनिक है, ये कोवेलेंट। ये आयनिक है। क्या डिफरेंस है यहाँ पे,
क्यों ऐसा हुआ? हाइड्रोलिसिस की टेंडेंसी देखो, यहाँ से यहाँ पे कम हो रही है, फिर यहाँ से यहाँ पे कम हो रही है। ये दोनों में इंटरमीडिएट है, इसके और इसके बीच में। फिर BaCl2 की और कम हो रही है। मतलब अगर देखो तो ओवरऑल में ऑर्डर इसी तरीके का चल रहा है, कम हो रहा है ना? ऐसा क्यों हुआ? आयन का साइज देखो बढ़ता जाएगा ना। बी से अगर BA तक आप जाते हो तो आयन बड़ा होता जाएगा, शेल बढ़ते जा रहे हैं, है ना? अब आयन अगर बड़ा होता जाता है तो हाइड्रोलाइज होने की टेंडेंसी तो कम होती जाती है ना अपने आप, आपको पता है। आयन का साइज बड़ा करते जाओ तो हाइड्रोलाइज होने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, Li+ ले रहे थे हम लोग, Na+ ले रहे थे, K+ ले रहे थे, और फिर आगे के जो भी एलिमेंट थे उनके आयंस को ले रहे थे। तो हमने बोला कि Li+ जो है उसका हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है, उसको H2O मॉलिक्यूल बहुत सारे चारों तरफ से अटैच हो जाते हैं उसके आकर के चारों तरफ, और उसका जो हाइड्रेटेड आयन होता है वो बड़ा सा बन जाता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है। यही बताया था मैंने आपको। तो इसका मतलब जो छोटा आयन होगा उसका हाइड्रोलिसिस टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। इन क्लोराइड्स में अगर हम देखें तो हाइड्रोलाइज होने की टेंडेंसी जो छोटा आयन है Be+2 है उसकी ज़्यादा है Mg+2 और Ca+2 के कंपैरिजन में, या Ba+2 के कंपैरिजन में, क्योंकि छोटे आयन को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर अप कर पाते हैं, जबकि जब बड़ा आयन हो जाता है तो उतनी प्रॉपर हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती। यही इसका रीज़न है। SrCl2 में थोड़ा सा डिफरेंस, कई कुछ चीज़ों में डेटा वाइज डिफरेंस होता है, तो उसको याद रखते हैं, ठीक है? तो इसका जो हाइड्रोलिसिस की टेंडेंसी है इसको हम कैसे समझेंगे? साइज से। रीज़न क्या है? साइज। सबको क्लियर होती है बात? अब अगर हम बात करें BF2 की, तो BF2 जो होता है ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। ये वाटर में क्यों सॉल्युबल होता है? इसका रीज़न ये होता है कि Be+2 का साइज बहुत छोटा है, F- का भी साइज छोटा होता है, और दोनों आयन का साइज बहुत छोटा होता है, तो इसका हाइड्रेशन इन दोनों का बहुत हाई होता है। इसका मतलब हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, और हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर है तो सॉल्युबिलिटी अपने आप क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। कोवेलेंट कंपाउंड डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन BeCl2 कोवेलेंट होगा। BF2 को अगर हम देखें तो इसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होगा। अब आप बोलोगे ये दो तरीके की बातें, मतलब एक जगह तो कोवेलेंट बोल रहे हैं, एक जगह आयनिक बोल दिया। ऐसा क्यों बोल दिया? क्योंकि F- जो होता है, F जो होता है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत हाई होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ठीक है? क्लियर? ऐसे ही अगर बात करो BF2 तो सॉल्युबल हो गया। MgF2 के बारे में याद रखेंगे, SrF2 के बारे में याद रखेंगे, CaF2 के बारे में,
BaF2 के बारे में याद रखेंगे कि ये सब वाटर इनसॉल्युबल हो जाते हैं। वाटर में सॉल्युबल होते ही नहीं है। रीज़न क्या होता है? Mg बड़ा है, F माइनस छोटा है, Sr और बड़ा हो गया, F माइनस छोटा, Ca+2 और बड़ा हो गया, F माइनस छोटा, Ba+2 और बड़ा हो गया, F माइनस छोटा है। तो इसमें इसलिए ये वाटर सॉल्युबल नहीं हो पाते। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी इस वजह से क्योंकि इसका साइज बहुत स्मॉल होता है। अब इसके जो क्लोराइड होते हैं इनका भी कलर होता है, जैसे CaCl2 ले लो, SrCl2 ले लो, BaCl2 ले लो, ये होगा आपका ब्रिक रेड कलर का। SrCl2 को लोग क्रिम्सन रेड, और ये BaCl2 का वही कलर है, ग्रासी ग्रीन। जैसे Ba+2 का क्या बताया था आपको? एप्पल ग्रीन बताया था ना। ये कैसा ग्रीन है? ग्रासी ग्रीन। अब ये जो BeCl2 है इसके स्ट्रक्चर से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। सॉलिड में कैसा होगा, वेपर में कैसा होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, दो तरीके के स्ट्रक्चर हैं, सॉलिड का वेपर में और वेपर का सॉलिड में इंट्रोड्यूस नहीं कराना है। ध्यान कैसे रखना है, दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। वेपर का मतलब गैसियस फेज, गैसियस फेज का मतलब मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे। मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो आपस में ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होगा, और अगर आपके सॉलिड फेज में हैं तो मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होंगे, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। तो एक स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा जिसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, उसको हम बोलेंगे पॉलीमर। और एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसमें केवल दो मॉलिक्यूल अटैच होंगे, उसको हम बोलेंगे डाइमर। तो दो मॉलिक्यूल का अटैचमेंट जहां तक दिखाया जाएगा वो वेपर फेज में होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। अगर अटैचमेंट होगा भी तो दो दो का पेयर बनाएंगे, डाइमर बनाएंगे। लेकिन सॉलिड फेज में बहुत पास पास आ जाते हैं तो पॉलीमर बना लेते हैं। क्लियर है बात? तो दो तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। बी जब कई सारे बी एटम आपको दिखाई दे जाएं तो आप बोलोगे कि क्या बनेगा, तब उस समय बनेगा पॉलीमर। कई सारे मॉलिक्यूल अटैच होते हैं तो बनता है पॉलीमर। इस तरीके से बॉन्डिंग दिखाई जाएगी यहाँ पे। ये जो क्लोरीन है ये इस बी के बीच में इधर पे है, ये यहाँ पे ये जो है तो ये ब्रिज्ड क्लोरीन बोले जाते हैं। जो ये बीच में होते हैं इनको ब्रिज्ड क्लोरीन बोलते हैं। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए तो उसको ब्रिज्ड हाइड्रोजन बोला जाएगा। कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये ब्लैक इस तरीके से डार्क दिखाया गया, फिर उसके बाद यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन से दिखाया गया, फिर यहाँ डार्क दिखाया गया। इन बॉन्ड्स का मतलब समझते हैं आप लोग? ऐसे बॉन्ड जो दिखाए जाते हैं, कहीं पढ़ा है किसी ने? फिर यहाँ पे ये ऐसे ही होंगे, फिर यहाँ पे इस तरीके के दिखाए देंगे। जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें हमें चार तरीके के बॉन्ड दिखते हैं। अगर हम CH4 की बात कर लें तो कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जिनको ऐसे स्ट्रेट लाइन से केवल डिनोट किया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऐसे डार्क लाइन से डिनोट किया जाता है ऐसे, और कुछ ऐसे होते हैं बॉन्ड जिसको ऐसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं हम लोग। ठीक है, कभी भी जो इस तरीके से केवल लाइन से डिनोट किया जा रहा है वो प्लेन में होता है वो बॉन्ड। कुछ ऐसे होते हैं जो आपके डॉटेड से दिखाए जाते हैं, डॉटेड लाइन से,
तो डॉटेड लाइन का मतलब होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है, इसको बोलते हैं डैश भी बोलते हैं। और ये जो होता है जिसको ऐसे डार्क दिखा रहे हैं, इसको ये बोलते हैं टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। इसको सॉलिड वेज भी कहते हैं, वेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो कई तरीके के बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब BeCl2 में अगर हम देखें तो 2 Cl ऐसे अटैच होंगे, फिर उसके बाद आपके 2 Cl जो अटैच होंगे वो कैसे होंगे, प्लेन में होगा ये बॉन्ड Be और Cl के बीच का। फिर यहाँ से इस Cl और इस Be के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, ये इस टाइप का वेज टाइप का है। ठीक है, जैसे CH4 के स्ट्रक्चर में क्या देखते थे हम लोग, CH4 का स्ट्रक्चर आपको कैसा बताया था, टेट्राहेड्रल बताया था। चार हाइड्रोजन होते हैं, 2 इसी प्लेन में होते हैं, एक पीछे की तरफ होगा। अगर इसको बोर्ड मान लो, जो अपनी लैपटॉप की स्क्रीन है इसको बोर्ड मान लो, तो एक बोर्ड के पीछे की तरफ अवे, एक बोर्ड के आगे की तरफ अगर बॉन्ड हो, और 2 बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में हो। ठीक है, 4 पेन को हम इस तरीके से अरेंज करें कि ये मेरा जो ये आपका देख रहे हो, हाथ मेरा देख रहे हो, इससे अगर ऊपर की तरफ एक ऐसे ले लो, एक ऐसे ले लो, ये इसी प्लेन में हो गया। फिर एक आगे की तरफ एक पेन ले लिया इस तरीके से, और एक बॉन्ड हमने पीछे की तरफ ले लिया। तो प्लेन के पीछे की तरफ और जो आगे की तरफ होता है, पीछे की तरफ जो होता है वो बोलते हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और जो आगे की तरफ होगा वो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर होता है। तो एस पैरेलल, नहीं पैरेलल नहीं आएगा, 109 एंगल आता है इसमें, पैरेलल नहीं होगा। पैरेलल का मतलब तो 0 डिग्री एंगल होता है ना, 2 लाइन जिसके बीच में एंगल 0 होता है उसी को तो पैरेलल बोलते हैं। क्या कहते हो, 0 एंगल नहीं होता। ठीक, अब अगर बात की जाए तो ये तरीका होता है। तो BeCl2 में ये जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, इसका मतलब तो समझ गए ना, ये सॉलिड में है। अब अगर वेपर की बात करो तो वेपर में मैंने बताया क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं तो केवल डाइमर बना पाते हैं। डाइमर का मतलब 2 ही मॉलिक्यूल आपस में अटैच होंगे। कैसे, डाइमर बनता है कब, वेपर फेज में, गैसियस फेज में। तो बी, यहाँ पे एक Cl, एक Cl इधर पे, ये एक BeCl2 का मॉलिक्यूल है, दूसरा BeCl2, एक Cl इधर, एक Cl इधर। ये दोनों आपस में कैसे अटैच होंगे, ये जो Cl होगा इसके पास लोन पेयर होगा, ये Cl होगा इसके पास भी लोन पेयर होगा। ये क्या करेगा, अपने एक लोन पेयर को देता हुआ यहाँ से बॉन्ड बना लेगा, ये इस लोन पेयर को देता हुआ, इसको देता हुआ एक बॉन्ड बना लेगा। तो ओवरऑल में अगर स्ट्रक्चर देखो तो ऐसा रहेगा। BeCl2 ऐसा था, ये मोनोमर था, ये क्या बन गया, डाइमर। कब बना, वेपर फेज। क्लियर, तो इस पे भी अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ब्रिज बॉन्डिंग कहाँ है, बनाना बॉन्डिंग कहाँ है, कितने ब्रिज क्लोरीन है किसमें। अब बात करते हैं इनके सल्फेट की। देखो, जब सल्फेट की हम बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ऑक्सो सॉल्ट की बात कर लेते हैं। ऑक्सो सॉल्ट का क्या मतलब होता है, ऑक्सो सॉल्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसे सॉल्ट आप बना रहे हो जिसमें ऑक्सीजन एटम हो। ठीक है, 1 ऑक्सीजन या मोर देन 1 ऑक्सीजन, उसको ऑक्सो सॉल्ट बोलते हैं। जैसे ऑक्साइड ले लो आप, जैसे हमने ले लिया CO, जैसे हम हाइड्रोक्साइड ले लें तो उसमें भी तो ऑक्सीजन होगा ना,
COH वोल्टॉइस कैल्शियम का ले लें। जैसे हम कार्बोनेट ले लें तो कार्बोनेट में भी ऑक्सीजन होगा, CaCO3। जैसे हम बाई कार्बोनेट ले लें तो CaHCO3। जैसे हम ले लें नाइट्रेट तो CaNO3 वोल्टॉइस। जैसे हमने ले लिया नाइट्राइट तो CaNO2 वोल्टॉइस। जैसे हमने ले लिया सल्फेट तो CaSO4। सब में ऑक्सीजन है ना, देख पा रहे हैं। ऑक्सीलेट ले लिया तो C2O4। C2O4 की वैलेंसी 3 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। फॉस्फेट ले लिया CA3PO4 वोल्टॉइस। तो ये सब होते हैं ऑक्सो सॉल्ट, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो सब कहलाएंगे आपके ऑक्सो सॉल्ट। इसमें से हम बात करें सल्फेट की, टाइम बताइएगा जरा। सल्फेट कार्बोनेट, क्वेश्चन क्या आ रहा है? पहले तो क्वेश्चन ही समझ लें, क्वेश्चन क्या दे रहे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है थर्मल स्टेबिलिटी से, कि 4 सल्फेट दे दिए, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी पूछ रहे हैं, कौन ज्यादा स्टेबल होगा गर्म करने पे, कौन जल्दी टूटेगा, कौन लेट में टूटेगा। और दूसरी चीज आपसे पूछ लें कार्बोनेट से, कि कार्बोनेट में कौन सॉल्युबल होगा, कौन इनसॉल्युबल होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक सॉल्युबिलिटी, एक थर्मल स्टेबिलिटी, 2 चीजों पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सल्फेट की बात करते हैं। जैसे मान लो BeSO4 ले लिया, MgSO4 ले लिया, CaSO4, SrSO4 और BaSO4। इन सबको अगर देखो टॉप टू बॉटम आओ, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम आने में सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी, कि जो SO4-2 है ये बहुत बड़ा आयन है, इसका जो साइज होता है ना ये बहुत बड़ा होता है। अब पहला अगर देखो तो B+2 है, दूसरा Mg+2 है, तीसरा आपका Ca+2 है, और फिर आपका Sr+2, Ba+2। सबका साइज देख लो, B+2 सबसे छोटा, Mg+2 उससे बड़ा, Ca+2 उससे बड़ा। अगर साइज देखो तो साइज बड़ा होता जा रहा है ना। और साइज बड़ा होता जा रहा है तो साइज अगर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है नीचे टॉप टू बॉटम आने पे, तो साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन क्या होगा, अपने आप डिक्रीज करेगा। और हाइड्रेशन अगर डिक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, हाइड्रेशन बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, दोनों साथ साथ चलते हैं। सॉल्युबिलिटी भी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? अब दूसरी बात करें हम लोग की टेम्परेचर क्या है इनके डिकम्पोजिशन का, कौन जल्दी डिकम्पोज हो रहा है, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। क्यों? अच्छा, साइज सिमिलर होगा तो लैटिस अच्छा बनेगा, ऐसा कह रहे हो? अच्छा, हाँ, लैटिस जितना अच्छा बनता है उतना ज़्यादा वो थर्मली कॉम्पैक्ट लैटिस हो जाता है ना। देखो SrSO4, इनके थर्मल टेम्परेचर देखो, थर्मल टेम्परेचर का मतलब किस टेम्परेचर पे ये ब्रेक होंगे। इसका टेम्परेचर देखें तो 773 केल्विन है, ये याद नहीं करना है। देख पा रहे हो थर्मल टेम्परेचर किसका सबसे ज्यादा है, कौन सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे जाकर के ब्रेक हो रहा है? SrSO4। क्यों हो रहा है ऐसा?
क्योंकि SR+2 को अगर देखो तो बेसिक कैरेक्टर भी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी, सब ज़्यादा है इसमें। दूसरी चीज अगर देखो तो SR+2 का भी साइज बड़ा है, SO4-2 का भी साइज बड़ा है। जब दोनों आयन का साइज बड़ा होता है तो लैटिस थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बनता है, एक दूसरे के कंपैटिबल होते हैं। और लैटिस अगर कॉम्पैक्ट बनेगा तो उसको ब्रेक करने के लिए हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा ना। क्लियर होती है बात? तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल कौन है इन चारों में अगर देखें? SR/SO4 थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है। बेरियम SO4 की एक स्पेशलिटी है जिसको यूज किया जाता है। BaSO4 को अगर देखो तो BaSO4 जो होता है, इसको अगर हम देखें तो ये लगभग लगभग बोल सकते हैं हम इनसॉल्युबल है इन वाटर। वाटर में इनसॉल्युबल होता है, या हम बोलते हैं नेग्लिजिबल सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, इनकी नेग्लिजिबल सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में, इसीलिए सॉल्युबल पानी में होता नहीं है। इसलिए कुछ एक्सरेज या कुछ ऐसा मेडिकल में कुछ ऐसा मतलब टेक्निक होता है। कुछ मतलब ऐसे अंदर के अपने स्टमक वगैरह के पिक्चर अगर लेने हैं, कुछ ऐसा एक्सरे वगैरह, उसका अंदर का कुछ उसका मेरे को एग्जैक्टली उस टेक्निक उस टेस्ट का नाम नहीं याद आ रहा। उसको करने के लिए ये नहीं, MRI नहीं होता, कुछ और होता है। उसके लिए बेरियम मील दिया जाता है। उसमें बेरियम सल्फेट दिया जाता है। ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तो एक शेडो काइंड ऑफ बना देता है। ठीक है, जैसे स्टमक के अल्सर्स हैं, इनको चेकिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि आपसे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बेरियम मील दिया जाता है, किसका दिया जाता है? बेरियम सल्फेट का देते हैं। क्यों देते हैं, मतलब ये बेरियम मील का कॉन्सेप्ट केमिकली क्यों आया? तो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तो एक शेडो क्रिएट करता है। एक्सरे वगैरह अगर स्टमक के अल्सर्स का लेना होता है तो उससे शेडो आ जाती है, और उस शेडो से स्कैनिंग भी हो जाती है, और आपका ये जो कंपाउंड है ये वाटर में इंसॉल्युबल भी होता है, तो आपका वहाँ पे जो सरफेस होगा उसको नुकसान भी नहीं करेगा। ठीक है, तो मेन उसमें आप ध्यान क्या रखोगे कि बेरियम मील में यूज़ क्या किया जाता है? BaSO4, क्योंकि इसकी इंसॉल्युबिलिटी होती है वाटर में। BaSO4 का अगर कहीं भी लैब में PPT बनाओ तो वाटर में उसको डिजॉल्व करते रहो, डिजॉल्व ही नहीं होता। ठीक है, पहचान होती है कि बेरियम का सल्फेट अगर बन गया तो वाटर में उसको बैठ के डिजॉल्व करते रहिए, डिजॉल्व ही नहीं होगा, ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ये क्या है? तो चलिए आज की क्लास आपकी की जाती है ऑफ। अब क्लास आपकी कल रख दी जाए। कल फर्स्ट है ना,
सेकंड से कई लोगों के एग्जाम स्टार्ट है। आज 28 है। हाँ तो वही तो कह रही हूँ, कल फर्स्ट है। कहाँ हेमा?